नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऑडियो स्रोत की गहराई में उतर रहे हैं जो एक बहुत ही विस्फोटक दावा करता है। हाँ, और दावा ये है कि इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय बुलबुला, मतलब जो फाइनेंशियल बबल हम आज देख रहे हैं, वो कोई हादसा नहीं है। बिल्कुल, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और आज हमारा मकसद इस स्रोत के तर्कों को परत दर परत खोलकर समझना है। ये स्रोत एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जहां कुछ बहुत शक्तिशाली लोग हमारे पैसे, हमारी आजादी और हमारी ताकत को हमेशा के लिए बदलने का एक पूरा खाका तैयार कर चुके हैं। मतलब ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ये हमारे भविष्य के कंट्रोल की बात है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत अपनी कहानी की शुरुआत करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब WEF, और उसके संस्थापक क्लाउस श्वाब से। उन्होंने 2020 में ग्रेट रीसेट का नारा दिया था। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है, रीसेट, जैसे किसी चीज को रीस्टार्ट करना। हाँ, लेकिन स्रोत हमें 2020 से भी 4 साल पीछे ले जाता है, 2016 में। अच्छा। WF ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें भविष्य को लेकर कुछ भविष्यवाणियां थीं, और उसी में से एक लाइन वो दुनिया भर में वायरल हो गई। कौन सी? You will own nothing and you will be happy। आपके पास कुछ भी नहीं होगा और आप खुश रहेंगे। एक मिनट, ये तो बहुत सी कंपनियों का भविष्य का विजन भी है। जैसे हम आज म्यूजिक खरीदते नहीं, स्पॉटिफाई पे सब्सक्राइब करते हैं, फिल्में खरीदने के बजाय नेटफ्लिक्स देखते हैं। क्या ये उसी का एक विस्तार नहीं है, या स्रोत इसमें कुछ ज्यादा खतरनाक देख रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ सुविधा या सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की नींव है। वो 2030 की एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचता है जहां किसी की अपनी कार नहीं, अपना घर नहीं, शायद अपने कपड़े तक नहीं। सब कुछ एक सर्विस होगी। हाँ, जिसे आप किराए पर लेंगे, और जिस चीज पर आपका मालिकाना हक नहीं होता उसे आपसे कभी भी छीना जा सकता है। मतलब आपका अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। हर छोटी बड़ी चीज के लिए किसी और पर निर्भर रहना होगा, किसी कंपनी पे या सरकार पर। बिल्कुल। तो स्रोत के हिसाब से ये कोई समाजवादी सपना नहीं है, बल्कि एक कॉरपोरेट नियंत्रित भविष्य है। ये निजी संपत्ति के विचार को ही खत्म करने जैसा है। और निजी संपत्ति तो सदियों से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार रही है। सही बात है। जब आपके पास कुछ अपना होता है तो आपके पास स्वायत्तता होती है। स्रोत का तर्क है कि इस मॉडल में वो स्वायत्तता ही छीन ली जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई नींव, एक ऐसा भविष्य जहां मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी इतनी बड़ी रीसेटिंग क्यों चाहेगा? मौजूदा सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की जरूरत क्या है? यहीं पर स्रोत कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखता है जो वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ, स्रोत मौजूदा वित्तीय व्यवस्था की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। वो $308 ट्रिलियन के वैश्विक कर्ज का आंकड़ा देता है। $308 ट्रिलियन, ये इतना बड़ा नंबर है कि इसका कोई मतलब ही नहीं समझ आता। इसे किसी आसान तरीके समझा सकती हैं? इसे ऐसे समझिए, अगर आप हर सेकेंड $1 खर्च करते तो भी आपको 1 मिलियन साल से ज्यादा लग जाएंगे सिर्फ $1 ट्रिलियन खर्च करने में। और हम यहाँ 308 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये पूरी दुनिया की कुल सालाना कमाई, मतलब ग्लोबल GDP का 3 गुना से भी ज्यादा है। 3 गुने से भी ज्यादा? और स्रोत का तर्क ये है कि ये कोई सामान्य कर्ज नहीं है, ये एक गणितीय असंभवता है। इसे चुकाया ही नहीं जा सकता। ये सिस्टम टूटने के लिए ही बना है। और ये सिर्फ कर्ज की बात नहीं है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि आज AI में जो पैसा लग रहा है, हाँ, वो 2000 के .com बबल से 17 गुना ज्यादा है। सोना, बिटकॉइन सब अपनी रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर हैं। मतलब हर तरफ एक बुलबुला है जो बस फूटने का इंतजार कर रहा है। और यहीं पर वो सबसे जरूरी सवाल आता है जो किसी भी आर्थिक विश्लेषण के केंद्र में होना चाहिए। कोई बोनो, किसका फायदा होगा? बिल्कुल। अगर सब कुछ क्रैश हो जाता है तो इससे किसका फायदा होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, हर संकट में जहां लाखों लोग बर्बाद होते हैं, वहीं कुछ लोग वो पहले से कहीं ज्यादा अमीर और शक्तिशाली बनकर उभरते हैं। और यहीं से स्रोत कुछ बहुत बड़े नामों की ओर सीधे तौर पर इशारा करना शुरू करता है। सबसे पहला नाम आता है ब्लैक रॉक का। हाँ, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये ब्लैक रॉक है क्या। बताइए। ये दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब पैसा संभालने वाली कंपनी। ये आम लोगों के पेंशन फंड्स, बड़ी बड़ी कंपनियों, यहाँ तक कि देशों का पैसा लेकर उसे बाजार में लगाती है। तो जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो तो उसके निवेश के फैसले सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प कनेक्शन बनाया गया है।
ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में बैठते हैं। जो ग्रेट रीसेट की बात कर रहा है। हाँ, और स्रोत आगे ये भी दावा करता है कि अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियां, जिन्हें S&P 500 कहते हैं, उनमें से 98% में ब्लैक रॉक की बड़ी हिस्सेदारी है। मतलब अर्थव्यवस्था के लगभग हर बड़े खिलाड़ी पर उनका प्रभाव है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं। स्रोत इसे एक बंद दरवाजे के खेल की तरह दिखाता है। कैसे? स्रोत बताता है कि ब्लैक रॉक में निवेश करने वाली सबसे बड़ी कंपनियां हैं वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट, जो खुद भी बहुत बड़ी एसेट मैनेजर हैं। ठीक है। और फिर मजेदार बात यह है कि वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट का सबसे बड़ा निवेशक कौन है? कौन? तो ये एक तरह का सर्कल विशियस, एक दुष्चक्र बन गया है। कुछ ही कंपनियां एक दूसरे की मालिक हैं और मिलकर पूरे बाजार को नियंत्रित कर रही हैं। इसी को स्रोत क्लोज्ड लूप फाइनेंशियल कार्टेल कहता है। क्लोज्ड लूप फाइनेंशियल कार्टेल। हाँ, और जब स्रोत ये शब्द इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये है कि सैद्धांतिक रूप से मुट्ठी भर लोग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम में लिए जाने वाले फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कंपनी का दूसरे में निवेश नहीं है, ये प्रभाव और नियंत्रण का एक अदृश्य जाल है। बिल्कुल। तो हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था है जहां कुछ ही कंपनियां सब कुछ नियंत्रित कर रही हैं और एक विशाल वित्तीय बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है। ये अपने आप में ही एक विस्फोटक कॉकटेल है। लेकिन स्रोत कहानी में एक और परत जोड़ता है जो टाइमिंग पर सवाल खड़े करती है। अच्छा। बिल्कुल। स्रोत हमें अक्टूबर 2019 में ले जाता है, कोविड महामारी की दुनिया में फैलने से ठीक 2 महीने पहले। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने मिलकर न्यूयॉर्क में एक अभ्यास किया था, एक सिमुलेशन। क्या नाम था उसका? इवेंट 201। ये एक वैश्विक महामारी का अभ्यास था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देगी। ये तो महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि जब आप सभी टुकड़ों को एक साथ देखते हैं, विचारक जैसे WEF, नियामक जो अक्सर इन्हीं समूहों से जुड़े होते हैं, और फाइनेंसर जैसे ब्लैक रॉक, तो आपको पता चलता है कि ये सब एक ही लोग हैं। लैरी फिंक उस मेज पर बैठे हैं जहां ग्रेट रीसेट की योजना बन रही है, और साथ ही वो उन खरबों डॉलर को भी नियंत्रित कर रहे हैं जिनसे इस योजना को लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कर्ज का पहाड़ है, एक क्रैश लगभग तय है और कुछ ही लोगों के हाथ में सारा नियंत्रण है, तो इस खेल का अंतिम चरण क्या है? एंड गेम? स्रोत के अनुसार एंड गेम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, यानी CBDCs। ये क्या होता है? ये एक पूरी तरह से डिजिटल मुद्रा होगी जिसे कागज के नोटों की तरह सरकार नहीं बल्कि सीधे देश का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक, जारी और नियंत्रित करेगा। लेकिन हमारे पास तो पहले से ही डिजिटल पेमेंट है। UPI, क्रेडिट कार्ड्स, ये उनसे अलग कैसे है? ये बहुत अलग है। अभी जब आप UPI से पेमेंट करते हैं तो पैसा आपके कमर्शियल बैंक अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में जाता है। CBDCs में आपका पैसा सीधे सेंट्रल बैंक के पास होगा, कोई बिचौलिया नहीं। और यहाँ स्रोत चीन का उदाहरण देता है जहां डिजिटल युआन का ट्रायल चल रहा है। और मुख्य चिंता यहाँ सुविधा को लेकर नहीं बल्कि नियंत्रण को लेकर है। बिल्कुल। CBDCs के साथ हर एक लेन-देन, हर एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक और नियंत्रित किया जा सकता है। और स्रोत कहता है कि ये सिर्फ ट्रैकिंग की बात नहीं है। अगर कोई सरकार की नीतियों से असहमत होता है या किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेता है, तो सरकार एक बटन दबाकर उसके पैसे फ्रीज कर सकती है। या जैसा कि स्रोत कहता है, पैसे गायब भी हो सकते हैं। और इससे भी आगे जाकर स्रोत एक और विचार पेश करता है जिसे वो प्रोग्रामेबल मनी कहता है। प्रोग्रामेबल मनी मतलब सरकार मेरे पैसे के लिए एक्सपायरी डेट सेट कर सकती है। ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक आपके पैसे पर शर्तें लगा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वो कह सकते हैं कि आपके अकाउंट में पड़े 10,000 रुपए अगले 30 दिनों में खत्म हो जाएंगे, इसलिए आपको उन्हें खर्च करना ही पड़ेगा, आप उसे बचा नहीं सकते। ये तो जबरदस्ती हुई। और भी है, वे कुछ चीजों की खरीद पर रोक लगा सकते हैं। मतलब? जैसे कि वे कह सकते हैं कि आपने इस महीने अपनी कार्बन लिमिट पूरी कर ली है, इसलिए अब आप पेट्रोल नहीं खरीद सकते। या आपने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया तो अब आप चॉकलेट नहीं खरीद सकते। मतलब मेरी जलेबी पर भी सरकार की नजर होगी। मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत आजादी पर एक बहुत बड़ा हमला है। ये सब वापस उस कर्ज के पहाड़ से कैसे जुड़ता है? स्रोत के अनुसार कनेक्शन सीधा है। जब मौजूदा व्यवस्था उस कर्ज के बोझ तले दबकर क्रैश हो जाएगी
तो चारों तरफ अफरा तफरी होगी। लोग अपनी बचत खो देंगे। हाँ, और उस संकट के बीच सरकारें सीबीडीसी को एक समाधान के रूप में पेश करेंगी, एक सुरक्षित, स्थिर और आधुनिक प्रणाली। लोग डरे हुए होंगे और एक नई व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिना ये समझे कि वो अपनी बची खुची वित्तीय आज़ादी भी खो रहे हैं। बिल्कुल। तो स्रोत ये कह रहा है कि बड़े संकटों का इस्तेमाल ऐसे कानूनों को पारित करने के लिए किया जाता है जो सामान्य समय में लोग कभी स्वीकार नहीं करते हैं। सही बात है। और कहानी का एक अहम हिस्सा इस दावे पर टिका है कि दुनिया भर में युद्ध और अशांति का जो माहौल बनाया जा रहा है वो इसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। इसका क्या मकसद हो सकता है? इसका एक मकसद अमेरिकी डॉलर को वैश्विक रिजर्व करेंसी के रूप में कमजोर करना और उसकी जगह एक नई वैश्विक डिजिटल करेंसी प्रणाली के लिए रास्ता बनाना है। और जब डर और अनिश्चितता का माहौल होता है तो लोग सुरक्षा के नाम पर ज्यादा निगरानी और नियंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। और हम फिर से इसी सवाल पर वापस आते हैं, इससे फायदा किसका होगा? स्रोत वॉरेन बफे जैसे बड़े निवेशकों का उदाहरण देता है कि वे इतना ज्यादा कैश यानी नकदी क्यों जमा कर रहे हैं। हाँ, इसका जवाब स्रोत ये देता है कि क्योंकि जब सब कुछ क्रैश हो जाएगा, जब कंपनियों के शेयर और घरों की कीमतें मिट्टी के भाव हो जाएंगी, तो उन्हें खरीदने के लिए कोई तो होना चाहिए। हाँ, ये इतिहास का सबसे बड़ा फायर सेल होगा। जिनके पास उस समय नकदी होगी वे बहुत कम कीमत पर असली संपत्ति खरीद लेंगे, कंपनियां, जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर। आम आदमी अपनी संपत्ति खो देगा और अमीर पहले से कहीं ज्यादा अमीर हो जाएंगे। यही स्रोत का तर्क है। लेकिन क्या ये सब एक सोची समझी साजिश ही होनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बस शक्तिशाली लोगों के अपने स्वार्थ में काम करने का नतीजा हो, ना कि किसी बड़े कमरे में बैठकर बनाई गई योजना का? यहाँ इस पूरे विश्लेषण का शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत आखिर में कहता है कि मान लीजिए कि ये सब एक समन्वित योजना नहीं है, मान लीजिए कि कोई भी एक कमरे में बैठकर ये सब नहीं कर रहा, तो भी क्या? तो भी नतीजा तो वही है। बिल्कुल। तो भी ये व्यवस्था इस तरह से बनी हुई है कि इसका फायदा हमेशा अल्ट्रा अमीर और शक्तिशाली लोगों को ही मिलता है और इसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। चाहे ये जानबूझकर किया गया हो बाय डिजाइन या ये गलती से हो रहा हो बाय एक्सीडेंट। आम व्यक्ति के लिए परिणाम तो वही है, कम आजादी, कम मालिकाना हक और कम शक्ति। ये व्यक्तिगत अभिनेताओं के इरादों से ध्यान हटाकर व्यवस्था की संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इस ऑडियो स्रोत ने एक बहुत ही जटिल और सच कहूं तो परेशान करने वाली तस्वीर पेश की है। ये कहानी शुरू होती है द ग्रेट रीसेट के आदर्शवादी नारे से, फिर एक विशाल कर्ज के पहाड़ और एक फाइनेंशियल कार्टेल के जरिए हमें दिखाती है कि मौजूदा व्यवस्था कितनी नाजुक है। और इसका अंतिम चरण सीबीडीसीज के जरिए पूर्ण वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना है। मुख्य बात यह है कि स्रोत एक ऐसी प्रणाली की ओर इशारा कर रहा है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, जो धन और शक्ति को कुछ ही हाथों में केंद्रित करती जा रही है। ये हमें मौजूदा वित्तीय और राजनीतिक संरचनाओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है और पूछता है कि क्या हम वाकई एक स्वतंत्र समाज में रह रहे हैं या हम धीरे धीरे एक नियंत्रित व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि चाहे ये एक बड़ी साजिश हो या सिस्टम की खामी, एक आम इंसान के लिए नतीजा एक ही है। और ये विश्लेषण ये हमारे लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। सूचना के इस युग में जहां ऐसी जटिल और अक्सर विरोधाभासी जानकारियां हर तरफ मौजूद हैं, एक व्यक्ति को व्यवस्था पर कितना भरोसा करना चाहिए, और इससे भी बड़ा सवाल, अपनी वित्तीय स्वायत्तता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उसे क्या कदम उठाने चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने लिए खोजना होगा।